इस क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। जो थ्योरी पिछले क्लास में पढ़ा था उस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे, यानी ये प्रैक्टिस क्लास है। पहला सवाल देखिए, मान लीजिए इस तरह से एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है स्पेस में यूनिफॉर्म। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में दो चार्ज पार्टिकल्स को प्रोजेक्ट किया गया। ये लिख दे रहा हूं मैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, दो चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। एक चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया राइट वर्ड्स, ऐसे कुछ वेलोसिटी v देकर। मान लीजिए यह चार्ज Q1 है, ठीक है ना, और दूसरे चार्ज पार्टिकल को लेफ्ट की तरफ फेंका गया। यह Q2 है, इसको फेंका गया लेफ्ट साइड, ठीक। लेकिन यह देखा गया कि दोनों चार्ज पार्टिकल्स ऊपर की ओर डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। दोनों चार्ज पार्टिकल्स ऊपर की ओर डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है ना। यानी लिख दे रहा हूं मैं, इफ Q1 and Q2 both are deflected upwards by magnetic force, both are deflected upwards by magnetic force as shown, then find the sign of Q1 and Q2। समझ में आ गया क्वेश्चन? कि दो चार्ज पार्टिकल है, दोनों को जैसे दिखाया गया वैसे प्रोजेक्ट जब किया गया तो दोनों का डिफ्लेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में आया। तो हम लोगों को Q1 और Q2 का साइन कैलकुलेट करना है, मतलब फाइंड आउट करना है। ओके, चलिए देखते हैं। ऊपर डिफ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं। ऊपर डिफ्लेक्शन का मतलब हुआ फोर्स ऊपर की ओर है, इनिशियल फोर्स ऊपर की ओर है। तो मैं कर रहा हूं Q1 के लिए, ये जो चार्ज है Q1, इसको हम लोगों ने इधर फेंक रखा है v वेलोसिटी से। मैग्नेटिक फील्ड तो आपको पता ही है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है। अब जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इनको जब प्रोजेक्ट किया गया तो दोनों का डिफ्लेक्शन अपवर्ड्स हुआ। अपवर्ड्स इसलिए हुआ बिकॉज इन पर मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड लगा होगा। तो ये मैग्नेटिक फोर्स है, ये मैग्नेटिक फोर्स F हुआ, ठीक है। ओके, तो जब हम लोग इसके लिए अप्लाई करेंगे फॉर्मूला F बराबर Q V क्रॉस B, जब इसके लिए अप्लाई करेंगे तो F किधर आ गया, F किधर आया, J कैप के डायरेक्शन में। वेलोसिटी किधर दिया हुआ है, I कैप के डायरेक्शन में। और मैग्नेटिक फील्ड किधर दिया हुआ है, माइनस के डायरेक्शन में, ठीक है ना। ये गिवन है ना, गिवन ये अगर गिवन है तो आप अब फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला लगाकर, एज F इज इक्वल टू Q1 इंटू
V क्रॉस बी, यही ना करते हैं आप, यही ना होता है बेसिक डेफिनेशन फोर्स का। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो V का डायरेक्शन क्या लेंगे आप, ये V क्रॉस बी के बारे में सोच रहा हूं मैं, तो V का डायरेक्शन लेंगे आप जो लिखा हुआ है आई कैप, और B का डायरेक्शन लेंगे आप माइनस के कैप, ठीक है ना। तो बताइए आई कैप क्रॉस माइनस के कैप क्या होगा, आई कैप क्रॉस माइनस के कैप हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए। अरे कहीं भी रफ में जल्दी से बनाइए छोटा वाला सर्किल ऐसे, यहां लिखिए आई, यहां लिखिए एक जगह जे, एंटी क्लॉकवाइज में एक जगह के लिखिए, क्या निकालना है, आई क्रॉस के, बाद में माइनस साइन लगा देंगे, माइनस के है ना तो बाद में माइनस लगा देंगे, पहले आप आई क्रॉस के कर लीजिए, है ना। तो आई क्रॉस के क्या आएगा, आई क्रॉस के आएगा माइनस जे, आई क्रॉस के क्या आएगा माइनस जे, माइनस पहले से ही है तो ये क्या आ गया, ये पूरा टर्म, ये पूरा टर्म आ गया जे कैप, आ गया ना, ये पूरा टर्म आ गया जे कैप, ठीक है। अब जब ये पूरा टर्म जे कैप आ गया और फोर्स भी जे कैप में है, यानी V क्रॉस बी का डायरेक्शन फोर्स के डायरेक्शन से मैच कर गया, अगर मैच कर गया तो Q1 पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि अगर Q1 नेगेटिव होता, V क्रॉस बी जे कैप आ गया, Q1 नेगेटिव करते तो आंसर RHS देता माइनस जे कैप, V क्रॉस बी क्या आया जे कैप, V क्रॉस बी क्या आया जे कैप। अब अगर Q1 नेगेटिव होता तो RHS माइनस जे कैप हो जाता, लेकिन RHS क्या आना चाहिए जो LHS है, LHS क्या गिवन है, ये LHS क्या गिवन है जे कैप गिवन है ना, LHS तो जे कैप गिवन है, देखिए फोर्स जे कैप गिवन है, ठीक है, इसीलिए Q1 क्या होना चाहिए, Q1 पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना, एक आंसर ये आ गया, Q1 पॉजिटिव होना चाहिए, एक आंसर ये है। अब इसी तरह से Q2 कैलकुलेट कर लीजिए, Q2 के बारे में क्या गिवन है, ये तो हो गया Q1 के बारे में ना, ये तो Q1 के बारे में हो गया। अब Q2 के बारे में क्या गिवन है कि जब Q2 चार्ज लिया गया, ये Q2 चार्ज लिया गया और इसको फेंका गया लेफ्ट V वेलोसिटी से, तो इस पर भी फोर्स लगा ऊपर ही, क्यों, यह भी ऊपर डिफ्लेक्ट किया, ठीक है। तो फिर वैसे ही सोचिए आप, जैसे अभी हम लोगों ने सोचा फोर्स किधर दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है जे कैप के डायरेक्शन में, फोर्स दिया हुआ है जे कैप के डायरेक्शन में गिवन है ये, तो अब वेलोसिटी किधर दिया हुआ है माइनस आई कैप, और मैग्नेटिक फील्ड किधर दिया हुआ है माइनस के कैप, ठीक है ना। तो जब आप V क्रॉस बी फॉर्मूला लगाएंगे, F इज इक्वल टू Q2 इंटू V क्रॉस बी, तो V क्रॉस बी क्या आएगा, अब दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऊपर निकाल चुके हैं आप, V क्रॉस बी ऊपर निकाल चुके हैं, केवल V का डायरेक्शन ही ना बदल गया, जो पहले V आई कैप था वो अब V माइनस आई कैप हो गया, पहले वाले क्वेश्चन में जो Q1 के लिए V, देखिए ना ये Q1 के लिए V, ये जो आई कैप था अब वह क्या हो गया माइनस आई कैप, उल्टा हो गया, तो साइन उल्टा कर दीजिए, बार बार एक ही चीज सॉल्व करने की क्या जरूरत है, ये क्या आ गया, क्या आया यह, पहले क्या आया था जे कैप, तो अब क्या आ गया ये माइनस जे कैप आ गया ना, माइनस जे कैप आ गया, ये पहले आया था जे कैप, तो V का डायरेक्शन उल्टा हो गया Q2 के लिए, तो वही चीज माइनस जे कैप आ गया, कर तो रखा है ऊपर, लेकिन फोर्स किधर दिया हुआ है, ये देखिए फोर्स किधर गिवन है, ये फोर्स गिवन है जे कैप, तो LHS जे कैप है, RHS भी जे कैप होना चाहिए, लेकिन V क्रॉस भी माइनस जे कैप आया, तो इसको जे कैप कैसे बनाएंगे,
Q2 को नेगेटिव बनाकर, ठीक है ना। ये Q2 हो गया क्या, नेगेटिव, ठीक है ना। तो दूसरा आंसर ये है, Q1 पॉजिटिव और Q2 नेगेटिव, ठीक है ना। इस तरह से फोर्स के डायरेक्शन पे सवाल होने किया। ओके, अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लीजिए यह एक सर्कुलर रिंग है ना, ये एक सर्कुलर रिंग है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, आई करंट फ्लो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। ये मान लीजिए आप एक बार को एक्स एक्सिस और ये मान लीजिए आप वाई एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है ना। ये वाई एक्सिस हो गया, ये सेंटर है ओ। अब इस सवाल में क्या दिया हुआ है कि सेंटर ओ पर जब एक पॉइंट चार्ज लिया गया और उसको थ्रो किया गया एक्स एक्सिस के अलोंग, सेंटर ओ पर एक पॉइंट चार्ज रखा गया, प्लस क्यू पॉजिटिव चार्ज है, और इसको फेंका गया एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक। सिंपल सा क्वेश्चन है, उम्मीद है कर लेंगे आप। तो अब पूछा ये गया है कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ये तो और आसान सवाल है, पहला सवाल ही आपको बढ़िया कराया मैंने कि प्रैक्टिस अच्छी आपकी हो जाए। पहले क्वेश्चन में ही दो क्वेश्चन करा दिया ना, Q1 के लिए भी Q2 के लिए भी। तो इसमें सवाल में दिया हुआ है फाइंड डायरेक्शन ऑफ, अब शॉर्टकट दिख रहा हूं समझ लीजिएगा, मैग्नेटिक फोर्स, एफ मैग्नेटिक, एम मतलब मैग्नेटिक, फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन प्लस क्यू ड्यू टू फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय रिंग, प्रोड्यूस्ड बाय रिंग। जो करंट कैरिंग रिंग है वह जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो पॉइंट चार्ज पर फोर्स लगेगा, उस फोर्स का डायरेक्शन बताइए, ठीक है ना। ये सवाल है, तो उम्मीद आप ये भी कर लेंगे। क्या करना है इसमें, फोर्स का डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज है, क्यू वी क्रॉस बी अप्लाई करना है, ठीक है। बताइए, सबसे पहले तो यह बताइए कि ये जो पॉइंट चार्ज है इसके लोकेशन पे, पॉइंट चार्ज है, इसको पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में फेंका गया है ना। चलिए, इसके लोकेशन पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताइए। किसका मैग्नेटिक फील्ड, रिंग का मैग्नेटिक फील्ड, रिंग के मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताइए, जल्दी बोलिए। रिंग के मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, राइट हैंड रूल से रिंग को पकड़ लीजिए, रिंग को पकड़ लीजिए दाहिने हाथ से। कैसे पकड़ेंगे आप कि उंगलियां करंट के डायरेक्शन में हो जाएं। पकड़िए पकड़िए, रिंग को ऐसे ग्रैस्प करिए, पकड़िए कि उंगलियां एंटी क्लॉकवाइज हो जाए। अंगूठा अंगूठा किधर जा रहा है, आ रहा है ना आपकी ओर। रिंग को होल्ड करिए राइट हैंड से, ऐसे कि उंगलियां एंटी क्लॉकवाइज हो जाए करंट के डायरेक्शन में। अंगूठा आपकी ओर आ रहा है, तो देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड यहां पर इस स्पेस में ये हुआ बाहर की ओर, ठीक है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया बाहर की ओर, कोई डाउट, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड हो गया बाहर की ओर, तो बस अब मैग्नेटिक फील्ड भी पता है, वेलोसिटी भी पता है, आपको केवल फोर्स का डायरेक्शन चाहिए, ठीक है ना। तो आप लिखेंगे एज एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, है ना। तो V क्रॉस बी या चाहे तो राइट हैंड रूल से निकाल लीजिए, अच्छा है जैसे अब तक आई जे के का यूज करके सॉल्व कर रहे हैं वैसे कर लीजिए। अब V क्रॉस बी जब आप निकालना चाहते हैं ये, तो V
ये जो V है वो किधर दिया है, आई कैप के लॉन्ग क्रॉस, B किधर दिया है, ये B किधर आपने फाइंड आउट कर लिया, के कैप के लॉन्ग, Z एक्सिस के लॉन्ग आ गया ना। तो आई क्रॉस के क्या होता है, बना लीजिए सर्किल, ये सर्किल यहां बना लीजिए, आई जे के लिख दीजिए, ये रहा आई, ये हुआ जे और ये हुआ के, आई जे के लिख दीजिए। क्या निकालना है आपको, आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के क्या आ जाएगा, हो आई क्रॉस के क्या आएगा, ये आई क्रॉस के उल्टा जा रहे हैं क्लॉकवाइज, माइनस जे आ जाएगा, तो ये आ गया माइनस जे, ठीक है ना, ये आ गया माइनस जे। तो देयरफॉर फोर्स का डायरेक्शन क्या आ गया, नीचे की ओर, माइनस जे कैप की ओर, ठीक है ना। तो देयरफॉर फोर्स इज along negative y एक्सिस, फोर्स नेगेटिव y एक्सिस के लॉन्ग आ गया। तो बिल्कुल इजी तो है, या तो आप राइट हैंड रूल से v क्रॉस b निकाल लीजिए, जैसे आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, या आई जे के का यूज जो कर रहा हूं वैसे समझ लीजिए, जो आपको ठीक लगे, है ना। ओके, तो देख लीजिए क्वेश्चन टफ नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग करेंगे रेडियस पे क्वेश्चन, रेडियस पे क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अब किस पे क्वेश्चन करेंगे, रेडियस पे, मतलब मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, पढ़े ना, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। तो उसमें क्या हुआ, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, रेडियस का अलग अलग फॉर्मूला पढ़ा है ना, तो वही हम लोग अब करेंगे, उसी पर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब उस पर सवाल होते बड़े आसान है, लेकिन आईआईटी जेई तक में पूछे जाते हैं, होते बहुत इजी हैं, बट याद रखिएगा बहुत से क्वेश्चन आईआईटी जेई तक में आए हुए हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आईआईटी जेई में आए हुए हैं। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं उस पर। पहला सवाल देखिए, इस पर लिखा हुआ है, अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल, a proton and alpha particle are projected at right angles into uniform magnetic field. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर प्रोजेक्टेड एट राइट एंगल्स इनटू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विथ, पहला सवाल, सेम स्पीड, दूसरा सवाल, सेम मोमेंटम, तीसरा सवाल, सेम काइनेटिक एनर्जी, चौथा सवाल, आफ्टर बीइंग एक्सिलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस।
तो 4 क्वेश्चन है। अब करना क्या है, अब ये तो कंडीशंस गिवन है, 4 क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चन में करना ये है फाइंड रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, ये सवाल है ना। एक ही में देखिए 4 सवाल दिया मैंने आपको, 4 फॉर्मूला आया था ना रेडियस का, तो वही 4 तरह के क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं, ठीक है ना। तो 4 तरह के क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, वही चारों सवाल मैंने आपको दे दिया। तो पहला सवाल जब मैं करूंगा तो जो फॉर्मूला मैं अप्लाई करूंगा वह देख के अप्लाई करूंगा कि गिवन क्या है। जैसे पहले क्वेश्चन में स्पीड सेम दिया हुआ है, v सेम है ना, तो रेडियस का मैं फॉर्मूला लगाऊंगा v वाला, ठीक है ना। रेडियस का फॉर्मूला लगाऊंगा v वाला, तो लिखूंगा एस r इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी, ठीक है ना। ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा मैं। तो इस फॉर्मूले में क्या है कि v और b दोनों के लिए सेम फैक्टर हो गया, दोनों का v सेम दिया ही हुआ है और दोनों सेम मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किए गए हैं, तो v और b सेम हो गया दोनों के लिए। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि r प्रोपोर्शनल टू m बाई क्यू, रेडियस जो है m बाई क्यू के प्रोपोर्शनल हो गया, मास के प्रोपोर्शनल, चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। तो देयरफॉर r of proton divided by r of alpha, रेडियस ऑफ प्रोटॉन अपॉन रेडियस ऑफ अल्फा जब मैं लिखूंगा तो ये मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, तो मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ अल्फा, लेकिन चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इधर एलएचएस क्या है, p बाई अल्फा है ना, p बाई अल्फा है, तो चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आरएचएस में उल्टा आएगा, चार्ज ऑफ अल्फा अपॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन। अब तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इसका, बताइए अगर प्रोटॉन का मास आप m मान लेते हैं तो अल्फा का मास कितना होता है फिर 4m, अल्फा मतलब क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस, अल्फा मतलब होता है हीलियम का न्यूक्लियस। हीलियम के न्यूक्लियस में क्या होते हैं, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, कितना हो गया 4m हो गया ना फिर, ठीक। अब चार्ज का वैल्यू रखिए, बताइए प्रोटॉन नीचे क्यूपी है, पहले डिनोमिनेटर लिख रहा हूं, प्रोटॉन पे चार्ज E तो अल्फा पे चार्ज 2e, कितना आंसर आ गया 1/2, ठीक है ना। तो देख लीजिए कितना इजी क्वेश्चन है, यही सवाल आईआईटी में आया हुआ है, तो इतने इजी क्वेश्चन भी आते हैं। चलिए इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में क्या दिया हुआ है, बी पार्ट में दिया हुआ है मोमेंटम p सेम है, मोमेंटम p सेम है, तो इस बार फॉर्मूला लगाऊंगा मैं रेडियस का मोमेंटम वाला, mv बाई क्यू भी था, mv को मोमेंटम लिखे थे तो यह लिख सकते हैं आप। अब इसमें p मोमेंटम और b दोनों के लिए कॉमन फैक्टर है, हेंस r प्रोपोर्शनल टू 1/q आ गया, मास का टर्म इसमें आया ही नहीं, तो देयरफॉर रेडियस ऑफ प्रोटॉन टू रेडियस ऑफ अल्फा क्या लिखेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एलएचएस में p बाई अल्फा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इधर अल्फा बाई p हो जाएगा, तो q अल्फा बाई क्यू पी, है ना। तो कितना आ गया, प्रोटॉन का चार्ज अगर E है तो अल्फा का चार्ज 2e होगा, कितना आंसर आ गया 2, ठीक है ना। ओके, इसका सी पार्ट देखिए, ये क्या था, ये क्या था, ये बी पार्ट था ना, ये बी पार्ट था, ये बी पार्ट था। अब इसका सी पार्ट देखिए, सी पार्ट में क्या सेम दिया हुआ था, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सेम दिया हुआ था, ठीक। तो अब मैं काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, तो आर बराबर क्या लिखूं, अंडर रूट ऑफ 2m k अपॉन
क्यू बी, यही ना आया था फॉर्मूला, देखिए चेक करिए जरा, तो चेक करिए, याद है आपको? अभी तो याद नहीं हुआ होगा ना, चेक कर लीजिए। √2m k/क्यू बी। अब इसमें टू तो सेम है ही, के और बी दोनों के लिए कॉमन फैक्टर है, तो आर प्रोपोर्शनल क्या लिखूं मैं? √m डिवाइडेड बाई क्यू। ठीक है ना? तो इसको देखते हुए अब रेशियो निकाल लीजिए, रेडियस ऑफ प्रोटॉन टू रेडियस ऑफ अल्फा, अंडर रूट के अंदर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मास ऑफ प्रोटॉन टू मास ऑफ अल्फा, लेकिन चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो उल्टा लिखिए क्यू अल्फा बाई क्यू पी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, प्रोटॉन का मास m तो अल्फा का मास 4m। अब प्रोटॉन नीचे है तो प्रोटॉन का चार्ज E, तो अल्फा का चार्ज 2e, कितना आ गया? ये √1/4 यानी 1/2 इंटू 2, 1 आ गया। ठीक है ना? डी पार्ट, लास्ट पार्ट देखिए इसका, इसमें क्या सेम दिया है, सिंबल्स यूज करिए, बार बार लिखूंगा नहीं मैं। वी नॉट, वी नॉट मतलब क्या? वही पोटेंशियल डिफरेंस जिससे एक्सलरेट किए गए थे फ्रॉम रेस्ट, तो यह सेम वी नॉट, सेम अपने फॉर्मूला में वी नॉट सेम है, तो आर का फॉर्मूला लगाइए वी नॉट वाला, तो आर बराबर क्या लिखेंगे? √2m क्यू वी नॉट बाई क्यू बी। चेक कर लीजिए फॉर्मूला, ये अभी याद आपको नहीं हुआ होगा, चेक कर लीजिए, यही नया था। ठीक है ना? तो अब इसमें वी नॉट और बी दोनों के लिए सेम है, तो आर प्रोपोर्शनल टू क्या लिखूं मैं? √m इंटू क्यू डिवाइडेड बाई क्यू, यही ना आया? देख गया? अब इसी को मैं क्या लिख सकता हूं? क्यू को रूट के अंदर भेज दीजिए, तो m/q। ठीक है ना? तो देयरफॉर रेडियस ऑफ प्रोटॉन टू रेडियस ऑफ अल्फा, ये अंडर रूट के अंदर ही सब है, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मास ऑफ प्रोटॉन टू मास ऑफ अल्फा इंटू चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो उल्टा चार्ज ऑफ अल्फा टू चार्ज ऑफ प्रोटॉन, वैल्यू रखिए अंडर रूट के अंदर ही सब का, m प्रोटॉन का मास तो 4m अल्फा का मास, चार्ज ऑफ प्रोटॉन E तो अल्फा का चार्ज 2e, m से m कटा, E से ही कटा, क्या आया? 1/√2। तो देख लीजिए, खाली फॉर्मूला में वैल्यू रखना है, और ये सब सवाल IIT में ऐसे आए हुए हैं, तो कितना इजी है, बस फॉर्मूला याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए यह एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का लेंथ L है, ऐसे, यह इसका सेंटर है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का यह सेंटर है। अब इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, यूनिफॉर्म, ऐसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड केवल इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। ये सेंटर ओ लिख दे रहा हूं यहां पर, ये ठीक है। अब क्वेश्चन में यह गिवन है कि किसी चार्ज पार्टिकल को, जब किसी चार्ज पार्टिकल को एक कॉर्नर से फेंका गया साइड के अलोंग, तो वह दूसरे कॉर्नर से निकल गया दूसरे साइड के अलोंग,
जैसा कि डायग्राम में दिखा रहा हूं आपको मैं। मान लीजिए एक चार्ज पार्टिकल ये है, ये चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू जिसका मास m, ये चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू इसका मास m है, ठीक है ना। इसको फेंका गया इस साइड के अलोंग ऐसे, ठीक है, वेलोसिटी v से फेंका गया, एक साइड के अलोंग फेंक दिया ना। तो देखा गया कि ये चार्ज पार्टिकल दूसरे कॉर्नर से निकला, ऐसे चलता गया और दूसरे कॉर्नर से निकला दूसरे साइड के अलोंग। जैसे यहां से जब चार्ज पार्टिकल बाहर निकला तो वह दूसरे साइड के अलोंग बाहर निकला ऐसे, ठीक है ना, ये दूसरे साइड के अलोंग बाहर निकला है। डायग्राम फिर से बना दे रहा हूं, देखिए ये दूसरे साइड के अलोंग ऐसे, ऐसे बाहर निकलेगा दूसरे साइड के अलोंग, ठीक है ना, इस तरह से बाहर निकला दूसरे साइड के अलोंग। कैसे चला? इस तरह से सर्किल में चला होगा ऐसे, ठीक। तो ये चार्ज पार्टिकल ऐसे घूमता हुआ दूसरे साइड के अलोंग बाहर निकल गया यहां से। तो आपसे पूछा गया कि ये v कितना होगा, इस केस में कितने स्पीड से फेंका गया था। अब ये सब क्वेश्चन बिल्कुल टफ नहीं होते हैं। सर्कुलर मोशन वाले क्वेश्चन बिल्कुल टफ नहीं होते, थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा आपको। तो बताइए, सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी टेंजेंशियल होता है, तो जब वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे आप तो ये नॉर्मल लाइन बनेगा ऐसे, ऐसे ही फाइनल वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये नॉर्मल लाइन बनेगा ऐसे। ये वेलोसिटी, पहला देखिए वेलोसिटी और ये परपेंडिकुलर, तो ये लाइन नॉर्मल हो गया। वेलोसिटी ये परपेंडिकुलर तो नॉर्मल हो गया। दो नॉर्मल के इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं? सेंटर सी कहते हैं, है ना। दो नॉर्मल के इंटरसेक्शन को सेंटर सी कहते हैं, और ये हो जाएगा तब रेडियस इतना, ये जो मैं मार्क कर रहा हूं ये क्या हो जाएगा? सेंटर से वेलोसिटी यानी सरकमफ्रेंस तक की दूरी को रेडियस कहेंगे, ठीक है। अब बताइए, कहीं से भी देखिए, ये एंगल 60 है इधर, ये 60 है, इक्वेटर ये 60 है, तो नीचे वाला एंगल ये क्या बचा? 30 डिग्री, ठीक है ना। 30 बचा कि नहीं बचा? 30 बचा। ऐसे ही ये भी एंगल 30 हो गया, बिकॉज यह भी तो रेडियस है, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूं कि यहां से परपेंडिकुलर बना लेता हूं ऐसे, यहां से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। जब परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये l/2 हो गया, इतना हिस्सा ये हो गया l/2 हो गया ना। अब इस ट्रायंगल में अप्लाई कर रहा हूं मैं एंगल के साथ थोड़ा बेस, l/2 हो गया बेस और r हो गया हाइपोटेन्यूज, सही कर रहा हूं ना मैं, एंगल के साथ थोड़ा हुआ बेस, r हो गया हाइपोटेन्यूज। तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेन्यूज को क्या बोलते हैं? कॉस, कॉस 30 डिग्री। तो l/2r का वैल्यू आ गया, कितना लिखूं? √3/2। तो r कितना आ गया हो? r कितना आ गया? l/√3 हो गया ना, 2 और 2 कटा, r आ गया l/√3। r होता क्या है? r होता है mv/qb, r होता है mv/qb, ये आ गया l/√3। यहां से आपको v पता चल चुका है, v कितना आ गया? QBL, QB और m को RHS भेज दीजिए तो QBL अपॉन √3m। तो ज्योमेट्री अप्लाई करके आपको केवल रेडियस फाइंड आउट करना था, और जस्ट फिजिक्स क्या है? R इज इक्वल टू mv/qb। बाकी तो ज्योमेट्री है, वो तो मैथ्स है।
फिजिक्स क्या लगा, आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी, इतना ही तो है बस, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज प्लस क्यू एम मास का इधर फेंक दिया गया v स्पीड से, ठीक है ना। अब इससे l डिस्टेंस दूर, l डिस्टेंस दूर दूसरा चार्ज था, l डिस्टेंस दूर दूसरा चार्ज था, यह दूरी दोनों के बीच l गिवन है ना, ये डिस्टेंस l गिवन है। इस चार्ज को लेफ्ट फेंका गया, v स्पीड से लेफ्ट फेंका गया, ये चार्ज माइनस क्यू एम मास का, ठीक है ना। तो कंसीडर ओनली मैग्नेटिक फोर्स अप्लाइड बाई बी, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बी दिया हुआ, ये डायग्राम देखिए, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बी गिवन है, वो जो फोर्स लगा रहा है वही अप्लाई करना है। तो कंसीडर ओनली मैग्नेटिक फोर्स अप्लाइड बाय बी ऑन ईच चार्ज, दोनों चार्ज पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड बी की वजह से वही एज्यूम करना है, और दूसरा कोई फोर्स एज्यूम नहीं करना है। क्वेश्चन है, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v so that charges do not collide, चार्जेस डू नॉट कोलाइड, मैक्सिमम स्पीड v निकालिए कि चार्जेस कोलाइड ना करें। अब ये सवाल में सबसे पहले बताइए कि दोनों चार्जेस पर मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। लेफ्ट वाले चार्ज जिसको आपने पॉजिटिव माना है, इस पर मैग्नेटिक फोर्स किधर होगा। अब ये सवाल आपको मैंने थ्योरी में कराया था, जब थ्योरी लोग पढ़ रहे थे इस चैप्टर का, ये सवाल आपको कराया था मैंने, ठीक है ना। दिखा, स्क्रीन पर दिख रहा है ये सवाल, अभी दिख रहा है। Q1 कैसा था, Q1 कैसा दिख आंसर आया है, Q1 क्या है, पॉजिटिव चार्ज आया ना Q1, तो Q1 पॉजिटिव है, किधर डिफ्लेक्ट हो रहा है, ऊपर। Q1 इस सवाल में भी पॉजिटिव दिया है जो अभी हम लोग कर रहे हैं। Q2 कैसा आया, नेगेटिव, तो Q2 नेगेटिव, ये भी किधर डिफ्लेक्ट हो रहा है, ऊपर। इस सवाल में भी क्या दिया है, Q2 नेगेटिव, यानी आप तो समझ गए ना, दोनों का डिफ्लेक्शन ऊपर की ओर होगा, तो दोनों चार्जेस का डिफ्लेक्शन ऊपर की ओर होगा, ठीक है ना। तो देयरफॉर ये जो Q है लेफ्ट वाला सर्कुलर मोशन करेगा,
ठीक है ना। सर्कुलर मोशन करेगा, कुछ इस तरह से सर्किल बना लीजिए, कुछ ऐसे सर्किल बना लीजिए। मान लीजिए ये सर्किल है जिसमें ये सर्कुलर मोशन करेगा। ऐसे मान लीजिए ये सर्किल है, अब ये चार्ज जिस तरह से सर्कुलर मोशन करेगा। ऐसे ही जो नेगेटिव क्यू है, यह भी सर्कुलर मोशन करेगा, तो इसका सर्किल भी ड्रॉ कर लीजिए। ऐसे मान लीजिए इसका सर्किल है, ठीक है ना। अब देखिए दोनों चार्जेस सर्किल में घूम गए, दोनों चार्जेस ऐसे सर्किल में घूम गए। अब इस सर्किल का सेंटर यहां है C1, और दूसरे सर्किल का सेंटर यहां पे है C2। ये रहा C2। नहीं ना कोलाइड कर रहे हैं। कोलाइड कब करते, जब ये सर्किल इंटरसेक्ट करता, बड़े बड़े सर्किल होते, दोनों सर्किल आपस में टच करता या इंटरसेक्ट करता सर्किल, मतलब चार्जेस कोलाइड कर गए। अब ये तो दूर दूर से ही निकल गए ना, दूर दूर से निकल गए, मतलब कोलिजन नहीं हो रहा है, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं आप, रेडियस आर। तो इसे भी क्या बोलेंगे आप, रेडियस आर। अरे बात समझ में आ रही है, दोनों सर्किल अलग अलग है ना, दोनों सर्किल दूर दूर है ना, तो कोलाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब अगर दोनों सर्किल इंटरसेक्ट करते या दोनों सर्किल टच होते तब ना कोलिजन होता। दोनों दूर दूर से ही निकल गए ना। लेफ्ट वाला जो चार्ज है पॉजिटिव क्यू, ये पहले इधर ही लेफ्ट से ही निकल गया, और राइट वाला जो चार्ज है उतना दूर पहुंच ही नहीं पाया कि टकराए उससे, ठीक है ना। तो डायग्राम क्लियर हो गया। बताइए आर और आर, 2r से बड़ा है कि नहीं बड़ा है एल, एल बड़ा है 2r से, तो लिख दीजिए एल, सोल्यूशन यहां पर कर रहा हूं मैं, लिख दीजिए एल ग्रेटर देन 2r। तो एल ग्रेटर देन 2r का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, mv बाई क्यू बी, यानी क्यू बी एल, क्यू बी को एलएचएस में भेज दिया, क्यू बी एल ग्रेटर देन 2mv, तो v लेस देन क्यू बी एल अपॉन 2m। ये आंसर आ गया। तो सब सवाल आसान है, सब सवाल आसान है, थोड़ा ध्यान से समझिए, सब आपको इजी लगेगा। फिजिक्स ज्यादा नहीं है, क्या है, बस आर का फॉर्मूला अप्लाई करना है, रेडियस का फॉर्मूला mv बाई क्यूबी रेडियस होता है, यही फॉर्मूला अप्लाई करिए, तुरंत क्वेश्चन हो जा रहा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, ये मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन है। अब इस स्ट्रेट लाइन के आरएचएस में मैग्नेटिक फील्ड है, इस स्ट्रेट लाइन के आरएचएस में मैग्नेटिक फील्ड है, दूर दूर तक, बहुत दूर तक मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे। तो इस स्ट्रेट लाइन के आरएचएस में मैग्नेटिक फील्ड बना लीजिए। ये मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर गिवन है, ध्यान रखिएगा, जो स्ट्रेट लाइन है उसके आरएचएस में मैग्नेटिक फील्ड है, एलएचएस में नहीं है, ठीक है। अब आप जो बाउंड्री लाइन बनाए हैं स्ट्रेट लाइन, उस बाउंड्री लाइन से एक पॉइंट चार्ज, उस बाउंड्री लाइन से एक पॉइंट चार्ज इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फेंका गया। मान लीजिए यह दिखा रहा हूं मैं, ये पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है, इसको ऐसे फेंका गया, इधर ऐसे वेलोसिटी v देके फेंका गया, ठीक है ना। तो क्या आप बता सकते हैं मास इसका m, मान लीजिए ना, मास की बात नहीं है, मास इसका m दिया होगा, हाँ, तो मैं बोलूं क्या आप बता सकते हैं कि इसका पाथ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर, हेलिकल, क्या बनेगा इसका पाथ, समझ आ रहा है।
सर्कुलर बनेगा। वेलोसिटी पेपर पे है, जो पेपर पे हम लोग लिख रहे हैं, वेलोसिटी इसी पेपर पे एक्स वाई प्लेन में है, और मैग्नेटिक फील्ड पेपर के परपेंडिकुलर है, जेड एक्सिस के लॉन्ग। तो वेलोसिटी एक्स वाई प्लेन में है और मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस के लॉन्ग है। हो गया ना मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी परपेंडिकुलर। जब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होता है तो पाथ कैसा होता है? सर्कुलर। ठीक है ना, तो पाथ ये बना सर्कुलर, सर्कुलर पाथ बनेगा। ठीक है ना, तो इस तरह से सर्कुलर पाथ, चलिए ड्रॉ करता हूं मैं। ऐसे सर्कुलर पाथ बना और मान लीजिए कि ये चार्ज पार्टिकल यहां से बाहर निकलेगा, इस तरह से सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करता हुआ और मान लीजिए यहां से बाहर निकलेगा। ठीक है, यही ना सर्कुलर पाथ बनेगा। ऐसे सर्कुलर पाथ से ट्रेवल करता हुआ बाहर निकल आएगा। तो ये चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू, जिसका मास m था, यहां से बाहर निकला। अब एक काम करता हूं, यह वेलोसिटी v1 मानता हूं। देखिए इनिशियल वेलोसिटी जिससे आपने फेंका था नीचे, नीचे देखिए ये जो नीचे लिखा हुआ है v1, v1 वेलोसिटी से फेंका और v2 वेलोसिटी से बाहर निकल गया। ठीक है ना, v1 वेलोसिटी से फेंका और v2 वेलोसिटी से बाहर निकला ये। ठीक, मान लीजिए ये कंडीशन है। ठीक है ना, मान लीजिए ऐसा कंडीशन है। अब इस सवाल में क्या करना है कि कुछ ऑप्शंस दे रहा हूं मैं, आपको बताने हैं कि वो ऑप्शंस सही है कि गलत है ना। ठीक है, आपको कुछ ऑप्शंस दूंगा मैं, आपको बताने हैं कि वो ऑप्शंस सही है कि गलत है। जैसे पहला ऑप्शन है, यहां लिख रहा हूं मैं, पहला ऑप्शन है v2 वेक्टर इज नॉट इक्वल टू v1 वेक्टर। अब ये ऑप्शन मेरे समझ से इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। क्यों क्यों जरूरत है? अरे डायरेक्शन अलग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है v1 v2 का? जब v1 v2 का डायरेक्शन ही अलग दिख रहा है तो जाहिर सी बात है दोनों वेलोसिटी सेम कैसे हो सकते हैं? दो वेक्टर सेम तब होते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होता है, डायरेक्शन भी सेम होता है। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है, सॉरी ये ऑप्शन सही है, गलत लिखा हुआ v1 नॉट इक्वल टू v2, ये ऑप्शन ट्रू है, बी ऑप्शन। v1 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू v2 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू v, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। बताइए सही कि गलत? सोच पाए? सही है। क्यों? मैग्नेटिक फोर्स कैन नॉट चेंज स्पीड। याद है ना, थ्योरी में पढ़ा था, मैग्नेटिक फोर्स स्पीड चेंज नहीं कर सकता है। तीसरा ऑप्शन R इज इक्वल टू mv बाई क्यू बी। अब ये तो सही है ही है, इसमें तो डाउट ही नहीं है, ये तो बेसिक फॉर्मूला है ना, R इज इक्वल टू mv बाई क्यू बी, है कि नहीं? R क्या है? रेडियस ऑफ सर्किल है। देखिए डायग्राम में दिखा दे रहा हूं मैं, डायग्राम में दिखा दे रहा हूं रेडियस, ये आया नॉर्मल और ये आया नॉर्मल, जहां दो नॉर्मल इंटरसेक्ट किए वो हो गया सेंटर सी। इसे आप रेडियस कहेंगे या इसे आप रेडियस कहेंगे, ये तो रेडियस का फॉर्मूला है, ये तो सही है ही है। आर इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी डिराइव भी किए हैं आप। ठीक है ना, अब अगले पार्ट में, डी पार्ट में देखिए क्या गिवन है। मान लीजिए आपने जो लाइन था, डायग्राम देखिए, डायग्राम देखिए, जो लाइन था उससे अल्फा एंगल पर आपने फेंका है चार्ज पार्टिकल को। ठीक है ना, अल्फा एंगल पर फेंका है और ये चार्ज पार्टिकल बीटा एंगल पर बाहर निकला। देखिए अल्फा बीटा, ये क्वेश्चन में गिवन है, अल्फा एंगल पर फेंका है, बीटा एंगल पर बाहर निकला। तो आपको बताना है कि बीटा इक्वल टू अल्फा, ये ट्रू है कि फॉल्स है? बीटा इक्वल टू अल्फा, यह ट्रू है कि फॉल्स है?
सोच पाए? चलिए देखिए, डायग्राम देखिए, वेलोसिटी v1 टेंजेंट और ये रेडियस 90 डिग्री हो गया एंगल, ये वेलोसिटी और रेडियस टेंजेंट और नॉर्मल 90 डिग्री पे होते हैं, तो ये अल्फा आया, ये 90 है, तो ये एंगल कितना आएगा? ये एंगल आया 90 माइनस अल्फा, ठीक है ना। सिमिलरली इधर देखिए, ये बीटा है, तो जाहिर सी बात है ये एंगल कितना आएगा? 90 माइनस बीटा, ये 90 माइनस बीटा आएगा। कोई डाउट? ठीक है ना। ये एंगल 90 माइनस बीटा, थोड़ा साफ लिख दे रहा हूं, ये लीजिए 90 माइनस बीटा। अब यह भी रेडियस है और यह भी रेडियस है, तो ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको बीच में, रेडियस रेडियस वाले ट्रायंगल, ये ट्रायंगल कंफर्म है कि कम से कम आइसोसेलेस तो है ही। तो देयरफॉर आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं 90 माइनस बीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा, ठीक है ना। तो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू बीटा, ये ऑप्शन भी सही है, कोई डाउट नहीं है। अगला सवाल है, एंगुलर डेविएशन बताइए। एंगुलर डेविएशन समझ आता है? एंगुलर डेविएशन मतलब कितना एंगल टर्न किया। एंगुलर डेविएशन का मतलब होता है ये कितना एंगल घूम गया, कितना एंगल टर्न किया, ठीक है ना। डायग्राम में दिखा देता हूं मैं, जितना एंगल टर्न किया उसे एंगुलर डेविएशन, ये एंगल को एंगुलर डेविएशन कहते हैं, थीटा ना। तो थीटा, थीटा के बारे में गिवन है कि थीटा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस 2 अल्फा, 2 पाई माइनस 2 अल्फा। अब ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये आप बताइए। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है, ट्रू की फॉल्स। ट्रायंगल देखिए, ये ट्रायंगल डायग्राम देखिए, डायग्राम ये एंगल क्या आएगा? ये एंगल आएगा, चलो इसको गामा मान लेता हूं मैं। ये एंगल जो दिखा रहा हूं ना अभी डायग्राम में, इसको गामा मान लिया मैंने। तो ट्रायंगल में सभी एंगल्स का सम कितना होता है? 180। तो 90 माइनस बीटा प्लस 90 माइनस अल्फा प्लस गामा, कितना लिख दूं? 180 डिग्री। कोई डाउट है इसमें? ठीक है, नहीं है तो 180 180 कट गया, कैंसिल हुआ ना 180 180, और क्या आ गया? माइनस बीटा माइनस अल्फा प्लस गामा, 0 डिग्री, ठीक है। कोई दिक्कत? तो यहां से क्या आया? बीटा और अल्फा सेम प्रूफ कर चुके हैं आप, तो बीटा को अल्फा लिख रहा हूं, माइनस बीटा को अल्फा लिख देते, माइनस अल्फा माइनस अल्फा। गामा क्या लिखो डायग्राम में देखिए, बताइए। 2 पाई माइनस थीटा लिख सकता हूं ना, लिख सकता हूं ना, ठीक है। तो क्या आ गया यहां से थीटा कितना आ गया? 2 पाई माइनस 2 अल्फा, ठीक है ना। ये न्यूमेरिकल है, बढ़िया न्यूमेरिकल है, ये भी ऑप्शन सही है। बहुत से ऑप्शन दे रहा हूं मैं, ये भी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन, टाइम, टाइम आफ्टर विच टाइम आफ्टर विच, या दूसरे लैंग्वेज में लिख रहा हूं, टाइम अप टू विच, टाइम अप टू विच चार्ज रिमेन्स इन मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कितने देर तक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में रहा, ये ये गिवन है। टी बराबर
कैपिटल टी थीटा बाई 2 पाई, है ना, वेयर कैपिटल टी इज 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। तो ये ऑप्शन सही है कि गलत है? ये चेक करना है। चलिए शुरू करते हैं। बताइए, इधर लिख दे रहा हूं, देखिएगा, ओमेगा टी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी इंटू टाइम, एंगुलर वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है? एंगल ट्रेवल्ड होता है ना। थीटा लिख दूं, ठीक है। अब ओमेगा को लिख दीजिए, क्या, 2 पाई बाई टी इंटू टी बराबर थीटा। टी कितना आ गया, स्मॉल टी कितना आ गया, टी थीटा बाई 2 पाई। ठीक, ये भी ऑप्शन सही है। तो एक्चुअली क्या है ना कि मैं आपको एक्चुअली थ्योरी बताना चाह रहा था इस क्वेश्चन के थ्रू। ये एक अच्छा सवाल है। तो इसमें आप मत समझिए कि इतने ऑप्शन कहां से होते एक ही सवाल में। इस क्वेश्चन के थ्रू मान लीजिए एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको हमेशा आने चाहिए, ऐसे क्वेश्चन हमेशा के लिए आपको आने चाहिए, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा क्वेश्चन। इसी तरह का एक और सवाल देखिए,